मैं निश्चित रूप से बोलता हूं, जगदीश शेट्टर साहब, उनका कोई असर ना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर होगा, ना कोई अच्छा असर ना कांग्रेस के ऊपर होगा। प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ जनता के मन में एक आदर भाव से बस चुके हैं और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में कोई भी अगर आपत्तिजनक शब्द अगर उपयोग करके अगर उनसे निंदन करते हैं तो कोई भारत के नागरिक को इसको खामोश नहीं बैठ सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो आपत्तिजनक उन्होंने जो डायलॉग बोला है वो निश्चित रूप से उनको डैमेज पहुंचाएगा। Namaskar and welcome to this very special edition of DD Dialogue or Assembly Election Conclave Special. This is the second edition which we bring to you from Mysuru, the cultural capital of Karnataka. Remember, these assembly elections are extremely crucial ahead of 2024 Lok Sabha elections, and well, they say it's a very tight, triangular battle. The BJP is trying its hard to retain the power, while Congress tries to set a narrative of the formidable force as an opposition, and the third regional party, the JDS, which has always been a regional force to reckon with, has been saying, especially in these elections, that they are not going to play the role of kingmakers, but rather kings. But what is more important for the ruling dispensation of Bharatiya Janata Party, that this is a very, very crucial and critical southern bastion for us. Well, this is the inaugural session of DD Conclave, Election Conclave Karnataka Special, because we have with us somebody very, very special in the sense, जो कि साउथ की अगर बात करें तो और खासतौर पर कर्नाटका की अगर बात करें तो वरिष्ठ नेताओं में से माने जाते हैं, कदावर नेताओं में से माने जाते हैं, MOS यूनियन मंत्री भी है हमारे साथ. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम श्री भगवंत खुबा जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी. आप बीदर कॉन्स्टिट्यूएंसी को कई सालों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आज भी कई घंटों का सफर आपने तय किया. मैं शुरुआत सीधे मैसूरू से करूंगी क्योंकि अभी हाल ही में मैसूरू पे काफी फोकस है. वेरी हाई ऑक्टेन इलेक्शनियरिंग हो रही है. आपके भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता का कहना है कि एक क्वांटम जंप कोट एंड कोट करके बीजेपी अगर खाली मैसूर की बात करें तो यहां पे उभर के आएगी. मैसूर, रिमेंबर, हैज 55 सीट्स. इट्स अ ह्यूज चंक, 55 आउट ऑफ 224 सीट्स. सो ये जो क्वांटम जंप का कॉन्फिडेंस है, ये कहां से आया? भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन सरकार की जो योजनाओं को लेकर के आज कर्नाटक के अंदर करीब 80% लाभार्थी कर्नाटक में हुए हैं. और खास करके आपने जो मैसूर रीजन की जो बात की है जी, मैसूर रीजन में एक परिवार की पार्टी और उस परिवार की पार्टी जो जेडीएस है, उससे पूर्ण बहुमत तो कर्नाटक में सरकार वो बना नहीं सकती, लेकिन कर्नाटक का विकास के लिए बाधा बन सकती है. और ये इस मैसूर रीजन का मतदाताओं को हमने कन्विंस कर चुका है. अच्छा. और भारतीय जनता पार्टी इस रीजन के अंदर क्वांटम जंप करने का सारे हमारा चुनाव के रणतंत्र. बट मैसूर के बारे में तो सर ये कहते ही है कि जेडीएस का एक स्ट्रॉन्ग बैस्शन है और यहाँ पे वो कलेगा. नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, वही वो एक परिवार का पार्टी, वो पार्टी तो कर्नाटक में हर विधानसभा क्षेत्र में उनका प्रेजेंस है ही नहीं. और उनका जो पिछला
इलेक्शनों का परिणाम अगर हम देखे हैं तो 30-35 के आसपास में कभी भी उन्हें रहा है। और कर्नाटक के अंदर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आने का उन्होंने कभी भी कामना करते रहते हैं, ताकि उनको मौका मिले तोड़ जोड़ करने तो का, ये जोड़ तोड़ की राजनीति। ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट के लिए कर्नाटक के विकास के लिए बहुत बड़ा बाधा है। ये इस बार कर्नाटक के जनता को और खास करके इस मैसूर रीजन के जनता को यकीन हो चुका है। तो इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है कि कर्नाटक में पूर्ण बहुमत का सरकार में आ सकती है। और जैसे डबल इंजन सरकार की योजनाओं को लागू किया है, फिर से एक बार यही लागू लाभार्थियों को पहुंचाने के में काम करेगा। और कर्नाटक में हमारा क्रूशियल इलेक्शन के साथ में कर्नाटक कांग्रेस में किसी भी हालत में देश को एक एटीएम कार्ड नहीं बनाना है, ये हम बिल्कुल देख रहे हैं। और कर्नाटक का जनता को हमने इसको पूरा जानकारी दे चुकी है। और कर्नाटक के मतदाताओं ने इस बात को, उनको लगा है कि ये कर्नाटक में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने से कर्नाटक का विकास भी होगा और कर्नाटक के जो 6.5 करोड़ जनता है जी, उनके भी लाभ होगा। ओके, अब अगर थोड़ा सा मैं मैसूर पे थोड़ा डीप जाने की बात करें, उसके बाद हम विल टॉक अबाउट द बिग पिक्चर। तो आपने अराउंड 42 स्ट्रॉन्ग लीडर्स को यहाँ पे अभी फ्रेम में डाला है। इनफैक्ट आउट ऑफ 224 सीट्स यू आर कंटेस्टिंग ऑन ऑल सीट्स, दैट शोज हाउ द कॉन्फिडेंस ऑफ द बीजेपी। बट दिस होल कास्ट कैलकुलस की सर जब बात होती है, अब जब भी हम कर्नाटका इलेक्शंस की बात करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कास्ट कैलकुलस की या कास्ट रिअलाइनमेंट की बात ना हो। इसमें आपका क्या कहना है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए आपका पोल ब्लैंक कास्ट आप कह नहीं रहे, आप कह रहे डबल इंजन सरकार है, क्या वो आपको मदद करेगी एंटी इनकम्बेंसी से फाइट करने के लिए? और मैसूरू की अगर खाली बात करें, 55 में से कितने सीट्स आप निकाल सकते? देखिए, कर्नाटक के अंदर एंटी इनकम्बेंसी को हमने ओवरकम कर चुके हैं। कैसे? देखिए, जो डबल इंजन सरकार की जो योजना हमने पहुंचा है 80% तक, ये बहुत बड़ी ताकत होती है। गरीब, दलित, पिछड़ा और किसान, महिलाएं, जो उनको घरों तक हमने जो योजना पहुंचा दिया है, तो उस योजनाओं का असर सकारात्मक मतदाताओं के ऊपर बहुत भारी है। ऐसा नहीं कि कास्ट इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी में भी जो वक्कलिगा कम्युनिटी है, वक्कलिगा कम्युनिटी को हमने जितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए उतना इंपॉर्टेंस दिया है। और उसी के हिसाब से हमने कैंडिडेट्स भी हमने फील्ड किया है। और वो कास्ट को लेकर के, फिर अदर कास्ट को लेकर के और लाभार्थियों को लेकर, मतलब कि आपके लिए वोकलिका कम्युनिटी भी इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली, हर कम्युनिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस वालों को उनको लगता होगा कि कोई कास्ट वाले हमको नहीं जरूरत है, लेकिन हम ऐसे नहीं है। सबके साथ, सबके विकास के साथ में जब हम मंत्र के साथ में हम चलते हैं तो निश्चित रूप से लेकिन आपके अभी हाल ही में आपके बहुत ही बड़े कदावर नेता जंप द शिप विच मेड नेशनल हेडलाइंस, मैं उस सवाल पे आऊंगी, बट यहाँ पे आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कास्ट की बात कर रहे हैं, जगदीश शेट्टर जी। देखिए, उनका जाना आपके लिए या कांग्रेस के लिए, मैं इस तरह से ये सवाल पूछूंगी कि वो कहते हैं कि इट्स गोइंग टू कीप बिग कांग्रेस एडवांटेज, बट इज इट गोइंग टू बी अ डिसएडवांटेज फॉर द बीजेपी? यानी अभी तक कांग्रेस वालों को कोई, उनका पार्टी में कोई लिंगायत लीडर था ही नहीं है, ऐसे उनका मानना है। यही मानना है। यदि अगर जगदीश शेट्टर साहब उनके पार्टी में जाने से उनको अगर फायदा होता तो आज तक उनका पार्टी में कोई लिंगायत लीडर था ही नहीं है, उसी के लिए उसको नुकसान पहुंचा है। तो मैं निश्चित रूप से बोलता हूं, जगदीश शेट्टर साहब बड़ी बहुत दुर्भाग्य बात है, वो हमारा पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। सिद्धरमैया जी उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं जाने थे, लेकिन जाने के बाद उनका कोई असर ना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर होगा, ना कोई अच्छा असर ना कांग्रेस के ऊपर होगा। उनका यह कहना है कि क्योंकि जगदीश शेट्टर की बात आई है तो मैं आपको ये भी बता दूं, आई एम श्योर यू नो अबाउट इट सर, दैट वो उनको एक टॉलेस्ट लिंगायत लीडर बिफोर येदुरप्पा एंड बोम्मई एंड अदर्स बताते हैं, और वन टाइम एडवर्सरी की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या प्लॉय है? देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे तो वो टॉलेस्ट लीडर थे। अच्छा। जब भारतीय जनता पार्टी से निकल के कांग्रेस में जब ज्वाइन हो गए तो वो तो बहुत छोटे लीडर हो गए अभी।
कर्नाटक में जो उनके प्रति जो भी अच्छे भावनाएं थे भारतीय जनता पार्टी और खास करके वीर शैव लिंगायत कम्युनिटी के अंदर, जब सदियों से कांग्रेस को उन्होंने नकारते रहे, विरोध करते रहे, आज जाकर के केवल ये एक विधायक बनने के लिए, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री भी बने थे, हमारा राज्य के अध्यक्ष भी बने थे संगठन में जी। तो इससे बड़ा पद तो है ही नहीं। तो आज वीर शैव लिंगायत समुदाय कर्नाटक के अंदर उनका जाने से बड़ी नाराज शेट्टर साहब के ऊपर है। ओके। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लिए कोई उसको ग्राउंड मिलेगा, कांग्रेस को कोई ग्राउंड नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा शेट्टर से। स्वयं शेट्टर साहब वहां से बड़ी बुरी हालत से उन्हें हारने वाले हैं। अच्छा, कुछ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का कर्नाटका जो को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, ये भी मानना है कि येदियुरप्पा की एब्सेंस, मैं नहीं कह रही, वो कह रहे हैं, येदियुरप्पा की एब्सेंस सिद्धरामैया के लिए एक एडवांटेजियस सिचुएशन साबित हो सकती है, क्योंकि येदियुरप्पा जी को उस तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया जा रहा है कि वो एक चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट है। देखिए, क्योंकि इट्स अ क्लैश ऑफ टाइटल्स। नहीं, येदियुरप्पा साहब भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता है और खास करके वीर शैव लिंगायत कम्युनिटी के अंदर बहुत बड़े नेता है। और येदियुरप्पा जी स्वयं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के उन्होंने औरों को मौका दिया है और स्वयं कई बार कहा है कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप से या सक्रिय राजनीति से, मतलब यानी एमएलए से मैं नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को 2023 के अंदर सत्ता में लाने के लिए मैं दिन रात मेहनत तो ही इज नॉट योर चीफ मिनिस्टीरियल कंटेंडर एट ऑल? नेचुरली स्वयं होकर के उन्होंने अभी राजीनामा दे करके अभी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं जी। तो स्वयं उनका ही स्टेटमेंट है। तो निश्चित रूप में उन्होंने 2023 के लिए और 2024 के लिए लगातार आज भी उनका सक्रियता कर्नाटक का प्रचार के अंदर देखा गया तो सभी से ज्यादा है। तो ये शायद स्पष्ट दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार सत्ता में लाने का। तो हुबा जी, आप कह रहे क्योंकि he offered to step down as a chief ministerial contender. Does it also, can we interpret it in a way that decks are cleared for somebody else, और जो भी आपके अभी मुख्यमंत्री है? देखिए, और कुछ सरप्राइजेस आने वाले आ सकते हैं? नहीं, देखिए, येदियुरप्पा जी स्वयं स्टेप डाउन होने के बाद बसवराज बोम्मई जी को मौका मिला जी। आज बसवराज बोम्मई भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री है और आज जब चुनाव चल रहा है तो मुख्यमंत्री के नाते से उनका प्रचार प्रसार भी चल रहा है और उनके बराबर में येदियुरप्पा जी भी उतना ही कैंडिडेट का प्रचार भी कर रहे हैं जी। और जरूरत पड़ने पर जहां पर भी फ्रंट लाइन में आकर के प्रचार करना, तो सबसे पहले फ्रंट लाइन में आकर उन्होंने प्रचार कर रहे हैं। तो ये येदियुरप्पा जी का एब्सेंस का कोई माना ही नहीं है पर, क्योंकि पूर्ण प्रमाण से चुनाव के अंदर येदियुरप्पा जी जोर लगा करके उन्होंने काम कर रहे हैं। तो इसके मतलब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2023 में फिर से एक बार कर्नाटक में सरकार लाना और 2024 में भी फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए कर्नाटक में उतना ही जोर शोर से उन्होंने काम करने वाला है, ये ऐलान कर चुके हैं। सर, लेकिन इलेक्टोरेट जब वोट करने जाता है उसके मन में ये एक बड़ा सवाल होता है कि आखिरकार एज अ चीफ मिनिस्टर, एज माय लीडर, मैं किसको वोट दूंगा और किसको देखना देखो, चाहूंगा। आज के दिन में तो नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए वोट देने के लिए तो वोटर्स रेडी तो है। ये वोट जो बीजेपी को जा रहा है वो मोदी जी का वोट है, मोदी जी के लिए है, पार्टी के लिए है, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के लिए है, येदियुरप्पा जी के लिए है। ओके। ये कांग्रेस आप पे बार बार ये जो वार अटैक, पर्सनल अटैक, बहुत अगली और बहुत डिस्टेस्टफुल स्टेटमेंट्स जो कल आए मल्लिकार्जुन खड़गे, हालांकि उन्होंने फिर काफी डैमेज कंट्रोल मोड में आने की कोशिश की, क्यों हो रहा है ये? और दिस पॉइंट दैट दे कीप हैमरिंग ऑन द बीजेपी दैट आपके लिए इलेक्शंस का स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री मोदी जी है, ही इज द ओनली फ्यूचर एसेट फॉर द बीजेपी इन कर्नाटका एंड नोबडी एल्स। देखिए, वो कह रहे हैं कि मोदी की सुनामी, ये कोट एंड कोट, कर्नाटका में नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कल्याण कर्नाटक से आते हैं, खास करके
बसवेश्वर जी का जो कर्म भूमि है बसवा कल्याण से, वहीं से उनका जन्म हुआ है। जो कल मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री जी के प्रतीक जो उन्होंने शब्द उपयोग किया है, यह खंडनीय है और कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। किस भावनाओं को लेकर के बार बार कांग्रेस हर नेता प्रधानमंत्री जी के ऊपर उछलने का कोशिश करते हैं, उतने ही कमल का फूल वहां पर खिलता तो जाता आप कह रहे कि आपके लिए एडवांटेजेस इन अ वे इलेक्टोरेट गुस्सा नाराज, नोबडी विल टेक डिसरिस्पेक्ट टू द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ जनता के मन में एक आदर भाव से बस चुके हैं और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में कोई भी अगर आपत्तिजनक शब्द अगर उपयोग करके अगर उनसे निंदन करते हैं तो कोई भारत के नागरिक को इसको मतलब खामोश नहीं बैठ सकता। इसी के लिए कल जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो आपत्तिजनक उन्होंने जो डायलॉग बोला है वो निश्चित रूप से उनको डैमेज पहुंचाएगा। सर, ये लास्ट लैप ऑफ इलेक्शनियरिंग है और इसमें तो मतलब मोर देन 100% का जोर डाले जा रहे हैं सब पार्टीज। माननीय प्रधानमंत्री जी की रैलीज अभी 30 तारीख को भी होनी है, बट हम ये समझना चाहते हैं कि कितना इन्फ्लुएंस रहेगा पोल आउटकम में। प्रधानमंत्री जी कल कल्याण कर्नाटका मेरा ही लोकसभा क्षेत्र हुमनाबाद से इलेक्शन का प्रचार का प्रारंभ कर रहे हैं, तो आने वाला 15 दिन के अंदर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन कैंपेन है बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस वोटर्स के ऊपर करेगा। अब आने वाला प्रचार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुनामी रहेगी। कांग्रेस और जेडीएस का प्रचार भारतीय जनता पार्टी के अगर कंपैरिजन में कहीं भी नहीं लग पाएगी और जो हमारा मतदाताओं को मन परिवर्तन करने के लिए प्रधानमंत्री जी का रैलीज, अन्य हमारे वरिष्ठों का रैलीज बहुत काम में आ जाएंगे हमारे। सर, मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी को फाइट करने के लिए आपको माननीय प्रधानमंत्री जी की रैलीज पे निर्भर होना पड़ता है। व्हाट अबाउट योर रिपोर्ट कार्ड, आपकी सरकार का रिपोर्ट कार्ड? चुनाव प्रक्रिया के अंदर प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि मैं ये कार्यकर्ता होकर के मैंने प्रचार करता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के एक रणतंत्र है। ये चुनाव लड़ने के लिए कहीं से प्रचार करे और लोग मतलब मतदाताओं तक कैसे पहुंचे और मतदाताओं को कैसे कन्विंस करे जी, कन्विंस करके भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक वोट कैसे मतदान करे, ये हमारा संगठन भी करती है और संगठन के साथ में ये चुनाव प्रचार की रणतंत्र भी ये होती है जी। तो इसी के लिए केवल एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए नहीं है। चुनाव प्रक्रिया में सारे चीजें वी शुड नॉट लीव द अनटर्न्ड स्टोन, सारे चीजें हर पार्टी करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस करने में माहिर है और करेंगे हम लोग। लेकिन ये जो 40% करप्शन कमीशन, ये जो बार बार ऑपोजिशन की तरफ से वार आ रहे हैं, इसमें आप कहेंगे कि कुछ सच्चाई नहीं है, बट यू नो दिस हैज बिकम अ वेरी हॉट टॉपिक इन दीज इलेक्शंस। सर, कांग्रेस जब सत्ता में थी, नहीं, पहले तो 40% कमीशन, ये क्या है? वही तो ये है कांग्रेस को कोई मुद्दा कर्नाटक के अंदर नहीं मिल पा रहा था और कांग्रेस कभी भी लोगों को भ्रमित करने में और दिशा भूल करने में उनका प्रयास लगातार चुनाव के सामने रहती है। तो बसवराज बोम्मई जी का सरकार के ऊपर कोई आरोप तो हुआ नहीं है, आया नहीं है, तो ऐसा एक डायलॉग 40% का कमीशन, इस तथ्य में कोई सच्चाई नहीं है। आप कह रहे हैं नथिंग लाइक 40% कमीशन। देखिए, यदि अगर तथ्य रहता था, कांग्रेस गवर्नमेंट लोकायुक्त उन्होंने क्यों बर्खास्त करके एसीबी उन्होंने क्यों उसको जन्म दिया, और यदि अगर ये सत्य रहता था, बसवराज बोम्मई जी ने एसीबी को बर्खास्त करके फिर लोकायुक्त को क्यों ने स्थापित किया, और जब लोकायुक्त स्थापित होने के बाद कई
कंप्लेंट के ऊपर आज कार्रवाई हो रही है, तो यह स्पष्ट साबित करती है कि बसवराज बोम्मई की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है। लेकिन आपकी सरकार पे ये भी एक अटैकिंग पॉइंट है कि बोम्मई जी की सरकार ने रिजर्वेशन एजिटेशन को काफी डाउन प्ले करने की कोशिश की। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्या ये मुद्दा है या ये बनाया जा रहा है? देखिए, रिजर्वेशन, एससी को 2% रिजर्वेशन बढ़ा के देना, एसटी को 4% से रिजर्वेशन बढ़ा के देना, और करीब 3 दशकों से जो इंटरनल रिजर्वेशन की मांग थी उसको देना, ये सही माने में एक सामाजिक न्याय देने का एक अवश्य था। इसी के लिए बसवराज बोम्मई जी ने बड़ी बोल्ड स्टेप लेकर के रिजर्वेशन बढ़ा भी दिया और इंटरनल रिजर्वेशन भी पूर्ण प्रमाण से जो डिमांड थी उनको करवे के भी दिया। तो इसी के लिए आज एससी और एसटीज ये रिजर्वेशन देने से उनको न्याय मिला है। इसके प्रतीक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आभार भी व्यक्त किया है, खुले मन से भी किया है और सार्वजनिक रूप से भी किया है। और इसके परिणाम आने वाला चुनाव में ये एससी और एसटी समुदाय दोनों भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेंगे, ये निश्चित रूप से मुझे दिख रहा है। सर, लेकिन काफी अनफॉर्चुनेटली वी हैव सीन विट्रियोलिक कैंपेन्स टर्निंग विट्रियोलिक, स्पेशली कांग्रेस अटैकिंग यू। कह रहे हैं कि आप वोटर्स को पोलराइज कर रहे हैं, आप कम्युनलाइज कर रहे हैं इलेक्शन कैंपेनिंग को, आप हिलाल हिजाब कंट्रोवर्सी को बहुत ज्यादा तूल दे रहे हैं। बीजेपी कमिंग फ्रॉम कांग्रेस अटैकिंग बीजेपी, और हिंदुत्व को जबरदस्ती साउथ कर्नाटका या साउथ पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो रीजनल इश्यूज है यहाँ के उनसे फोकस डीरेल हो। आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे दूरदर्शन के इस प्लेटफॉर्म से? देखिए, जब कांग्रेस सरकार थी, पीएफआई और एसडीपीआई का कार्यकर्ताओं को जो जेल में थे, कैबिनेट के अंदर उसको मंजूरी देकर के उनको छुड़ाने का काम किया। पीएफआई और एसडीपीआई ये दोनों संगठन एक कम्युनल संगठन है और हिंदू कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार हत्या ही करते रहे। तो हम लोग ये नहीं उछाले चुनाव के समय में, ये हमारा दायित्व है कि पीएफआई एसडीपीआई को हमको बैन करने के लिए अभी हमने केंद्र सरकार से हमने बैन भी कर दिया। हम जब बैन करते हैं तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार जी और सिद्धरामैया जी बोलते हैं कि हम यदि अगर सत्ता में आए तो पीएफआई और एसडीपीआई के ये बैन हम हटाएंगे। ये कौन सा मंशा से उन्होंने कर्नाटक की जनता को बताना चाहिए। यानी तुम कम्युनल कर रहे हो कि हम लोग कम्युनल कर रहे हो, ये आम जनता जानती है। तो क्या कांग्रेस का खेबर नर्वस है? जी, नर्वस है। आप क्यों ऐसा? 100% अभी कांग्रेस के कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की जमीन खिसक रही है और एकमात्र वो आशा लग करके एटीएम कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर उनका कोशिश चल रही है। तो उनके आप कह रहे कि सिद्धरामैया मैजिक विल नॉट वर्क? 100% नहीं चलेगा उनका। सर, 14 टाइम्स चीफ मिनिस्टर। यस। सिद्धरामैया इन कर्नाटका विल नॉट वर्क? ना, बिल्कुल वर्क नहीं होता। एंड व्हाट इज गोइंग टू वर्क फॉर द बीजेपी? देखिए, इन ऑपोजिशन टू सिद्धरामैया कैसे होता है? मतलब सिद्धरामैया जो कदावर कर्नाटका के लीडर है, हाँ, उनके मुकाबले बीजेपी की तरफ से फिर कौन है? देखिए, आज जो मुख्यमंत्री है सबसे बड़े कद्दावर है जी, बड़े ताकत से चुनाव के अंदर उनको मुकाबला कर रहे हैं। केवल मुकाबला नहीं, अपर हैंड हो रहा है। लोग उन मुख्यमंत्री जी का जो बातें हैं लोगों को पसंद आ रहे हैं। सिद्धरामैया केवल और केवल भ्रमित होकर के लोगों को भ्रमित करने का मूड में है और नया विषय लेकर के जन्म दे रहे हैं। ये क्या चीज है उनका नया इश्यू को जन्म देने का? अभी पिछली बार जो उन्होंने बोला है कि सभी कर्नाटक के लिंगायत मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, इसका क्या मंशा है उनका? उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं है, तो उन्होंने जानबूझ करके इस मुद्दे को उठाया उन्होंने। सर, ये थोड़ा डिफ्लेक्ट करने की क्या कोशिश की जा रही है? जब प्रियंका गांधी जी आती हैं मैसूरू में, यहीं आई थी कुछ दिन पहले, उन्होंने डोसा बनाने की कोशिश की या डोसे बनाया भी और वो काफी वायरल हुआ। बट दिस इज नॉट गोइंग टू, आई थिंक, कट आइस विद द इलेक्टोरेट। क्या मतलब क्या है ये, क्या चल रहा है? किचन पॉलिटिक्स? जीवन के अंदर
एक सहज रूप से जीवन करने का रहता है और एक ड्रामेटिक रूप से एक जीवन करने का रहता है। उन्होंने यदि आकर के डोसा बनाया सहज रूप से, तो उनका वोट नहीं बनेंगे उससे, उनका घर में कभी उससे चाय वोट नहीं बनेंगे। उनके घर में कभी खुद चाय बना के पिया भी नहीं होगा। तो यहां पर आके डोसा बनाने से क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या बनाने वाला है बताएं। ओके। जब नरेंद्र मोदी जी स्वयं उन्होंने सब कुछ झाड़ू लगाया है, जी, हमारा कार्मिकों का पैर धोया है, यह कभी ड्रामेटिक नहीं लगता है। यह सहज रूप से लगता है कि मन के अंदर आदर भाव है, वो लोगों का दिलों को टच होती है। अगर ड्रामेटिक रूप से हम लोग अगर करने गए तो लोगों का दिलों को टच नहीं होती है, इसमें कोई परिवर्तन आता नहीं। ओके ओके। डेवलपमेंट पे जरूरी है क्योंकि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे बहुत काम किया। अगर यहाँ मैंने कई लोगों से बीदर के बारे में पूछा, यू नो द रोड कनेक्टिविटी, द रेल कनेक्टिविटी, ऑल ऑफ दैट, बट ओवरऑल लास्ट के 2 सवाल सर, भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर आपका जो कॉन्फिडेंस है 224 वोट में आप कह रहे कि आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आएंगे, आपको किसी जेडीएस की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो वोट किस पे होगा? यहां पे एक अनइवन डेवलपमेंट का भी आप पे एलिगेशन है, कर्नाटका, नॉर्थ वर्सेस साउथ कर्नाटका, यू नो देयर प्लेइंग आउट अराउंड डेवलपमेंट। अगर हम ये अज्यूम करें जो आप कह रहे हैं कि आप ही को वोट मिलेगा, बीजेपी विल कम विद मेजॉरिटी, ये वोट आपको किस पे मिलेगा? देखिए, एक तो डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म पे हमको वोट मिलेगा और देश के सुरक्षा के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी बीजेपी का अनिवार्य थे, इस पर वोट मिलेगी। और कल्याण कर्नाटका, मध्य कर्नाटका, कित्तूर कर्नाटका जो भारतीय जनता पार्टी के लगातार समर्थन और कोस्टल कर्नाटका जो लगातार समर्थन मिल रहा है, उस पर हमको हमारा वोट बैंक बरकरार रहेगा। खास करके बेंगलुरु और जो मैसूर रीजन है, यहां पर हमारा सीटें बढ़ाने के हमारा जो रणतंत्र है, निश्चित रूप में ये रीजन के अंदर भी हमको सीट बढ़ करके मिलेंगे। यही एक, चलिए एक नंबर डालते हैं सर, एक नंबर डालते हैं सीट्स पे। देखिए, 140 के प्लस भारतीय जनता पार्टी का एमएलए चुन के आएंगे कर्नाटक के अंदर। 140। तो अगर ये होता है तो भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका जैसे इतने क्रूशल स्टेट पे एक इतिहास रचेगी, क्योंकि यहाँ की जनता ने किसी भी सरकार को कंसेक्यूटिव पावर में आने का कभी मौका नहीं दिया, और हुड्डा जी कह रहे हैं कि बीजेपी को मिलेगा। इस बार कर्नाटक की जनता भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दे करके इतिहास रचाएगा, और ये इतिहास का श्रेय ये 5 करोड़ 30 लाख मतदाताओं को जाएगी। 5 करोड़। अब मैं सर लास्ट में एक और अटेम्प्ट करूंगी आपसे वो सवाल पूछने की जो मैंने पिछले कॉन्क्लेव में भी कई सीनियर बीजेपी नेताओं से पूछने की कोशिश की, जवाब नहीं मिला। लेकिन ये मेरा सवाल नहीं है, ये इनका सवाल है, ये वो सब दर्शकों का सवाल है, कर्नाटका की जनता का सवाल है कि जब हम 10 तारीख को वोट देने जाएंगे, मेरा मुख्यमंत्री कौन है, कौन हो सकता है मेरा मुख्यमंत्री? देखिए, आज मैं एक लिबर्टी ले रही हूं, थोड़ा सा ये ऐड कर रही हूं, कुछ सरगर्मियां ऐसी भी चल रही है कि कहीं कहीं पे आपका नाम भी आ रहा है। मुझे पता आप डिनाई करेंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। प्रेजेंट सीएम बसवराज बोम्मई जी बहुत अच्छे काम किए हैं और उनका ही मुख्यमंत्री के नाते से प्रचार हो रहा है, और उनको कुछ सरप्राइजेस हो सकते हैं, उनके मुख्यमंत्री देखते हुए, प्रधानमंत्री जी का प्रभाव देखते हुए, कुछ सरप्राइजेस हो सकते हैं होते हुए पूर्ण प्रमाण से भारतीय जनता पार्टी सर कुछ सरप्राइजेस हो सकते हैं कि नहीं? कुछ नहीं इसके बारे में आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस भगवत खुबा जी की तरफ से जो कॉन्फिडेंस आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वी विल हैव टू वेट टिल 13th of May टू सी कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटका में जो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट सदर्न स्टेट है, क्या वेदर दे विल रिपीट द पावर हियर और नॉट, क्या वो इतिहास रचेगी कि नहीं? जी सर। 100% पूर्ण बहुमत का भारतीय जनता पार्टी की सरकार आकर के इतिहास रचेगी, और यह श्रेय 5 करोड़ 30 लाख मतदाताओं को जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को जाएगी, मुख्यमंत्री को जाएगी, प्रधानमंत्री को जाएगा, सभी को जाएगी।
सभी को जाएगा। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद भगवत खूबा जी, हम सब से बातचीत करने के लिए। वेरी वेरी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन डीडी कॉन्क्लेव। तो भगवत खूबा जो कि भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता कर्नाटका क्षेत्र से माने जाते हैं, उनका ये मानना है या ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ही जीत के आएगी और उनको इस जीत में उन आंकड़ों के, तो जीत के जो आंकड़ों के आंकड़े हैं उसमें किसी भी जेडीएस या किसी भी तीसरी या दूसरी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो जीत है, ये जीत का श्रेय वो अपनी डबल इंजन सरकार को देना चाहेंगे। अब जनता के मन में क्या है, वोटर के मन में क्या है, इसके लिए हमें 13 तारीख तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। As of now, we are signing it off with the Honorable Minister Shri Bhagwant Khooba on this very special edition of DD Dialogue or Assembly Elections Conclave Special Battle for Karnataka from Mysuru.